नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गायत्री गहलोत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, जिसका 5th यूनिट हमने स्टार्ट कल किया था और आज उस 5th यूनिट का सेकंड सब पॉइंट है राष्ट्रीय दल। पहले हमने क्षेत्रीय दल और तथा बहुदलीय दल के बारे में बताया था और अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी राष्ट्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रमुख राष्ट्रीय दल में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई। स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय अपने कांग्रेस में सभी विचारधारा वाले व्यक्ति सम्मिलित थे। स्वतंत्रता के बाद भी राष्ट्रीय कांग्रेस का वह स्वरूप बना रहा। सन 1948 में जब महात्मा गांधी तथा 1950 में सरदार पटेल के देहावसान के बाद में उनकी मृत्यु के बाद में कांग्रेस पर पंडित नेहरू का एक छत्र नेतृत्व स्थापित हुआ और 1964 में पंडित नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस ही भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख दल बना। 1969 में कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गया। सबसे पहले सत्ता कांग्रेस और संगठन कांग्रेस में वह विभाजित हो गया। संगठन कांग्रेस की शक्ति में उत्तरोत्तर कमी होती गई और 1968 में पुनः कांग्रेस 2 दलों में यानी रेड्डी कांग्रेस तथा इंदिरा कांग्रेस में विभाजित हो गई। यह विभाजन किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित नहीं था, क्योंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित महिला के रूप में उभरी। 15वीं लोकसभा के चुनाव के बाद में इंदिरा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित हुई और उभरी। 1994 में इंदिरा गांधी ने पुनः वैधानिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम को धारण किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति तथा कार्यक्रम, इसके बारे में अब मैं बताऊंगी। 1977 तथा 79 तथा 89 से लगाकर 90 के अपवाद स्वरूप समय को छोड़कर कांग्रेस 1996 के मध्य भारत का शासक दल रही है। लेकिन 11वीं लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस ने सत्ता खो दी। 12वीं तथा 13वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस दल की शक्ति में और कमी हुई। 1998 से 2004 तक भारतीय कांग्रेस भारत का प्रमुख विपक्षी दल रहा और 14वीं लोकसभा के चुनाव के आधार पर कांग्रेस ने लोकसभा के सबसे बड़े दल और कांग्रेस गठबंधन ने सबसे बड़े गठबंधन की स्थिति को प्राप्त कर सत्ता प्राप्त कर ली। 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद मई 2009 में पुनः डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का गठन हुआ। 15वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र। 2009 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए पुनः अपना उम्मीदवार घोषित किया और घोषणा पत्र के अनुसार वे एक ईमानदार, बुद्धिमान और ठोस निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में ज्ञान और अनुभव की आज की राजनीति की आर्थिक चुनौतियों के संदर्भ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यह भी कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम और न्यूक्लियर डील पर कोई समझौता नहीं करेगी। 2004 से 9 के शासनकाल की सबसे प्रमुख उपलब्धियां यह रही कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा गारंटी योजना, 65,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय कृषि ऋण माफ़ी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न स्कूलों में भोजन की व्यवस्था, महिला, अजा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक अर्थात समस्त कमज़ोर वर्गों के सशक्तिकरण के हेतु बनाए गए कानून, कार्यक्रम और देश की सुरक्षा की रक्षा तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि, आणविक समझौता और भारत की नई वैश्विक पहचान आदि। घोषणा पत्र में इस बात पर बल दिया गया कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास अखिल भारतीय दृष्टि है, जिससे
देश भर में मौजूदगी है। फिर है पॉइंट भविष्य की राह। भविष्य की राह यानी 2009 से 14 के रूप में घोषणा पत्र के कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। आतंकवाद को बर्दाश्त न करना, सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पहचान बनाना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाना जिससे सभी लोगों को पर्याप्त रूप से भोजन मिले, भोजन के अधिकार की गारंटी मिले, नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा गारंटी, सबके लिए गुणवत्ता की शिक्षा, सीमांत किसानों को कम ब्याज दरों पर बैंक कर्ज स्वास्थ्य सुरक्षा गारंटी, सबके लिए महत्वपूर्ण शिक्षा, सीमांत किसानों को कम से कम दरों पर कर्ज, कृषि विविधीकरण, भारतीय ग्रामीण औद्योगिकरण, न्यूनतम समर्थक मूल्य, कमजोर वर्गों के लिए सशक्ति नगर को प्रोत्साहन और लिंगानुपात सुधारने के प्रयास, महंगाई पर नियंत्रण, युवाओं के लिए अवसर, न्यायिक सुधार, सांप्रदायिक सद्भाव, विविधता में एकता को बनाए रखना, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक वृद्धि की योजना की बात की गई। ये भविष्य की राह 2009 से 14 में कहा गया। अब आता है आपके सबसे बड़ा बात, 16वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में क्या कहा गया। 2009 के कांग्रेस में डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। 2014 में लोकसभा चुनाव के विधिवत रूप से प्रधानमंत्री पद के किसी नाम की घोषणा नहीं हुई। चुनाव प्रचार की जो कमान है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के कमान राहुल गांधी ने थाम रखी थी। कांग्रेस के सप्रसंग सरकार ने 10 वर्षों के कार्य तथा उपलब्धियों के आधार पर जनता से समर्थन मांगा। आपकी आवाज़ हमारा संकल्प, ऐसा शीर्षक से इसी नाम के शीर्षक से जारी घोषणा पत्र में अपने 15 सूत्रीय कार्यक्रम एजेंडा जनता के सामने रखा। इसके लिए अति महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सबसे पहला, देश के सभी आश्रयहीन तथा आवासहीन लोगों को आवास की सुरक्षा, देश में ज़रूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बुजुर्गों तथा विधवाओं को, विकलांगों को पेंशन देने की सुविधा। और तीसरा है 10 करोड़ युवाओं के लिए अगले 5 वर्षों के लिए स्किल डेवलपमेंट के मौके देकर उससे रोजगार उपलब्ध कराना। चौथा है महिला की सुरक्षा, सम्मान तथा समानता के लिए काम किया जाएगा। पांचवा, बीपीएल से ऊपर उठकर 80 करोड़ जनसंख्या को अगले 5 वर्षों में मिडिल क्लास में लाने की कोशिश करना। छठा है व्यापार तथा अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध करवाना। सातवां, प्रत्येक नागरिक का खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोलना। आठवां, मिडिल तथा हायर एजुकेशन पर बल दिया जाना। नौवां, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए सांप्रदायिक हिंसा बिल को पास कराना। और 10वां, जीएसटी बिल को पास करवाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा। राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में कम से कम दिखावे से पूर्ण रूपेण जो जनवादी है, इसकी इकाइयाँ देश के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तृत है। कांग्रेस की सदस्यता 2 प्रकार की, पहला प्रारंभिक तथा दूसरा सक्रिय। कम से कम 18 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति जो कांग्रेस के उद्देश्यों में आस्था रखता है, कांग्रेस का सदस्य बन सकता है यदि वह किसी अन्य दल का सदस्य नहीं हो। और जो व्यक्ति 2 या 2 से अधिक वर्षों तक लगातार कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य रह चुका है, जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष है, 100 रुपयों का चंदा देकर अथवा 25 प्राथमिक सदस्यों की भर्ती करके कांग्रेस का वह सक्रिय सदस्यता प्राप्त कर सकता है। कांग्रेस का अध्यक्ष तथा उसकी कार्यकारिणी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति जो कांग्रेस का सर्वोच्च अंग तथा सर्वोच्च नीति नियंत्रण समिति है, वह दिसंबर 1998 के लिए किए गए सुझावों संशोधन के आधार पर अन्य केंद्रीय कार्यकारिणी में कांग्रेस अध्यक्ष व संसदीय दल के नेता के अतिरिक्त 23 सदस्य और होंगे। युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल इसके संबंध पर संगठित है। दिसंबर 1998 में संविधान में संशोधन कर निम्नलिखित ये जो व्यवस्था की गई है वह है, पार्टी में 33% स्थान महिलाओं के लिए,
कम से कम 20% स्थान कमज़ोर वर्गों के लिए, और दूसरा, सभी स्तर की कांग्रेस समितियों का कार्यकाल 2 वर्षों से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया। और 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर आसीन हुई, 2000 में और तथा 2003 में, 2006 तथा 2009 तथा 10 में वह इसी पद पर पुनः रूप से निर्वाचित हुई। और गत 6 वर्षों से राहुल गांधी देश के महासचिव, कांग्रेस के दल के महासचिव थे। जनवरी 2012 में जयपुर के कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी को सर्वसम्मति से पार्टी का उपाध्यक्ष चुना गया। और हाल ही के वर्षों में, विशेषतया 1994 तथा 2016 के वर्षों में कांग्रेस की संस्कृति में भारी परिवर्तन आया। आज कांग्रेस की संस्कृति राष्ट्रीय कांग्रेस के परंपरागत मूल्यों से हटकर है। तो सबसे पहला राष्ट्रीय दल हमने पढ़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना, उसके चुनावी घोषणा पत्र के बारे में मैंने आपको समझाया। अब दूसरा जो राष्ट्रीय दल है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारी समिति की दोहरी सदस्यता को अस्वीकार कर दिए जाने पर लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा दिल्ली में 5 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी के ऐसे सदस्यों को 2 दिवसीय सम्मेलन बुलाया गया जो दोहरी सदस्यता के प्रश्न को सही मुद्दा नहीं मानते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस नवीन दल का अध्यक्ष तथा लाल कृष्ण आडवाणी और सिकंदर बख्त मुरली मनोहर जोशी को दल का महासचिव नियुक्त किया गया। 1981 से 1990 तक पार्टी की नीति तथा कार्यक्रम की स्थिति भाजपा में इस बात पर विशेष विवाद था कि दल जनसंघ की परंपरागत नीतियों को बनाए रखे, वह प्रगतिशील जामा पहने, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति में क्रिएटिविटी, भारत की सरकार में क्रिएटिविटी बनी रहे। 1987 में कांग्रेस दल की लोकप्रियता में कमी तथा भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता की निरंतर बढ़ोतरी प्रारंभ हुई। 10वीं लोकसभा में भाजपा ने अपने लिए प्रमुख विपक्षी दल की स्थिति प्राप्त कर ली। इसके बाद एक प्रमुख घटना 6 दिसंबर 1992 को विवादास्पद धार्मिक स्थल बाबरी मस्जिद का ध्वस्त होना था। बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करना भाजपा की नीति का अंग ही नहीं था, लेकिन यह तथ्य है कि इस कार्य में भाजपा के समर्थकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। 12वीं लोकसभा के चुनाव तथा विखंडित जनादेश, फिर 13वीं लोकसभा के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में चुनाव का घोषणा पत्र तैयार किया गया। 13वीं लोकसभा के चुनाव में जो घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन कर लिया गया। भाजपा का गठबंधन सबसे प्रमुख दल था। गठबंधन ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपना नेता घोषित किया। भाजपा सहित गठबंधन के भागीदारी दलों ने अपने अलग अलग घोषणा पत्र जारी करने के बजाय राजग के घोषणा पत्र के राजग के आधार पर चुनाव लड़े। इस दृष्टि से राजग का घोषणा पत्र 1999 में भाजपा के घोषणा पत्र 1999 में भाजपा का घोषणा पत्र था। फिर भाजपा के विधान में परिवर्तन हुआ। 16वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र, जिसमें यह महत्वपूर्ण भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत का रास्ता होगा, सबका सिक्का सबका विश्वास। इस घोषणा पत्र के अतिरिक्त और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु थे। प्रमुख आतंक, चरमपंथ और अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। किसानों को उसकी लागत दर से कम 50% का लाभ मिलना सुनिश्चित था। और तीसरा, युवाओं के लिए जो राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद है उसका गठन करना। चौथा, शारीरिक रूप से जो विकलांग लोगों के हितों तथा अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाना। और उत्तर पूर्वी राज्यों के प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का दोहन कर पश्चिमी क्षेत्रों के बराबर लाकर उसको खड़ा करना। अल्पसंख्यक तथा शैक्षणिक व्यवस्था और संस्थानों को सशक्त तथा आधुनिक बनाया जाना। और सातवां, ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें SC, ST तथा OBC समेत अन्य गरीब तबकों को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षण तथा उद्योग लगाने पर अवसर मिल सके। 8वां,
कन्याओं को बचाने तथा उसको पढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाना, बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ ये अभियान शुरू करना। 9वां, महिलाओं को विधान सभाओं में संसद में 33% आरक्षण दिलाने की प्रतिबद्धता करना। और 10वां, 5 यानी परंपरा, प्रतिभा, पर्यटन, पण और प्रौद्योगिकी की शक्तियों को सहायता से भारत में एक ब्रांड के रूप में उसको स्थापित करना। 11वां, उद्यमिता, विकास, व्यापक ऋण माध्यम के रोजगार निर्माण करना। 12वां, ई गवर्नेंस द्वारा पारदर्शिता को बढ़ावा देना। 13वां, भ्रष्टाचार निर्मूलन के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रक्रियाओं और उसके तरीकों को सरल बनाना। 14वां, जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने हेतु विशेष अदालतों की स्थापना तथा अपराधियों को त्वरित दंड देने की व्यवस्था करना। मनरेगा को चालू रखते हुए उसके उत्पादक कार्य से उसको जोड़ना और एक व्यापारी राष्ट्रीय ऊर्जा का निर्माण करना। प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर जिसमें बिजली, पानी तथा शौचालय की व्यवस्था सुलभ हो और गाँवों के विकास के लिए ग्रामीण हाट का जाल बिछाना जिसमें गाँवों और शहरों जैसी सुविधाओं को उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत एक संस्था का गठन कर उसमें एक प्रशासनिक सुधार करना। एक राष्ट्रीय हुनर मिशन के नाम से उसको स्थापित करना तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए पहचान पत्र, श्रमिक बैंक की स्थापना, पेंशन तथा स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करना। ये भाजपा के जो चुनावी क्या कहते हैं उसको 16वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावी घोषणा पत्र था, जिसमें इसके जो मैंने अभी बताए वो उसके प्रमुख बिंदु थे। अब तीसरा दल है भारतीय साम्यवादी दल यानी CPI। फिर है भारतीय साम्यवादी दल तथा मार्क्सवादी दल, जिसमें लोकसभा के चुनावों की कुछ बातें स्पष्ट थी। मार्क्सवादी दल में आंतरिक कलह जैसी किस अन्य दलों की तुलना में कम नहीं है, वो भी कभी कभी असंतोष, क्षोभ तथा रोप जैसी स्थिति इन दलों में भी देखी गई है। फिर है नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। शरद पवार इस पार्टी के अध्यक्ष, संगमा तथा तारिक अनवर इसके महासचिव रहे। फिर है राष्ट्रीय दल पे बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा में क्या कहते हैं, इस पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को यानी अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हुई। इस पार्टी के सबसे प्रमुख जो नेता रहे वह थी मायावती तथा कांसीराम के अनुसार हमारा उद्देश्य सार्वजनिक जीवन के क्षेत्रों में उच्च जातियों को प्रभुत्व समाप्त कर दलित यानी 85% जनता को संख्या के अनुपात में सत्ता में भागीदारी दिलाना। एक पार्टी के रूप में बसपा के पास न तो कोई श्रृंखलाबद्ध सांगठनिक ढांचा था और न ही कोई संविधान। दलितों को आरक्षण नहीं, अनुकंपा नहीं, वरन सत्ता में भागीदारी चाहिए। मूल बात तो यह थी कि दलितों और पिछड़ों को आरक्षण देकर उन्हें ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन कांसीराम ने इस वर्ग के शासन बनने की ललक पैदा कर दी। बसपा की चुनाव नीति में एक परिवर्तन यह आया कि 1998 में कांसीराम तथा मायावती दलित हितों की पूरी प्रबलता के साथ नुमाइंदगी के अलावा स्वर्ण हिंदू वर्ग का खुला अपमानजनक विरोध करने में जुटे हुए थे। जाति जोड़ो अभियान और भाईचारा अभियान चलाने की बात की गई। सर्व समाज का नारा लगाया गया। 1905 में पार्टी तिलक यानी ब्राह्मण वर्ग, तराजू यानी वैश्य वर्ग और तलवार यानी राजपूत वर्ग, इन तीनों जाति के लोगों को निकट लाने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें यह आंशिक रूप से सफल रही। 15वीं लोकसभा चुनाव उसमें बसपा के नेतृत्व में सर्वजन का मार्ग, भाजपा पार्टी ने बहुजन से सर्वज्ञ का मार्ग अपनाया। इस प्रकार जो ये अनेक भारतीय जो राष्ट्रीय दल है, जो अभी आपको मैंने इसको मेन के बारे में बताया, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस, सबसे पहले कांग्रेस का वर्चस्व इस राजनीति में सबसे ज़्यादा रहा, आज़ादी से पहले से लगाकर आज़ादी के बाद तक। उसके बाद में अभी भाजपा का जो है वह वर्चस्व सबसे ज़्यादा वर्तमान राजनीति में है। वर्तमान सरकार भी भाजपा की सरकार है। नरेंद्र मोदी जो आज अपने देश के प्रधानमंत्री है, वो अच्छी तरीके से अपने सरकार को निभा रहे हैं। वर्तमान जैसे देश में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, अभी कोरोना काल चल रहा है, जैसे कोरोना को देखते हुए भी देश की विकट परिस्थितियों का सामना करने में नरेंद्र मोदी पीछे नहीं रहे।
तो इस तरीके से क्या होता है, सामाजिक जो दल है अपने अपने क्षेत्र में जो राजनीति में काम कर रहे हैं वो कहाँ किस हद तक शामिल है, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, उससे पहले इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।